हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पावर फैक्टर आपके साइज ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोल्टेज लेवल, इकोनॉमिक्स और साइज ऑफ मशीन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया था कि भैया पावर फैक्टर कितने तरीके के होते हैं, गुड बैड का क्या मतलब होता है, अच्छा बुरा, लैगिंग लीडिंग और प्लस माइनस का क्या मतलब होता है पावर फैक्टर के टर्म्स में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करी थी। तो अब तक अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूँ, पावर फैक्टर क्या हो गया होता है, उसका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको जान चुके हैं। प्लस साथ ही साथ ये भी जान चुके हैं कितने तरीके का होता है। नाउ लास्ट में मैंने बिल्कुल जब खत्म कर रहा था पिक्चर, तो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार कर दिया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से पावर फैक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी हर जगह चर्चा है। इसकी बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर के अंदर, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जो भी हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर को डील करेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पावर फैक्टर का इफेक्ट हम साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर क्या होगा उसको देखते हैं। तो मान के चलते हैं कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर का आपको एक बात पता है कि कंडक्टर का साइज कह लो या कंडक्टर का सिलेक्शन कह लो, ये दोनों की दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं अल्टीमेटली कितना करंट उसके अंदर फ्लो होने वाला है। यानी कि जितना करंट तुम वायर के अंदर फ्लो कराने वाले हो, उतना ही उसका साइज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एक घर से निकलने वाले लोग 4 ही हैं तो छोटे दरवाजे से काम चल जाएगा। वहीं पे अगर 100 लोग हैं निकलने वाले, तो हमें बड़ा दरवाजा बनाना पड़ेगा। जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजा लोगों के किले के दरवाजे होते थे, क्योंकि पूरी सेनाएं बाहर निकलती थी, बिल्कुल वैसे ही है। तो कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चलने वाले हैं, कंडक्टर के ऊपर कितना रश है, उसके बेसिस पे कंडक्टर साइज डिफाइन होता है। तो कंडक्टर का साइज सिलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ करंट होता है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं करंट के फॉर्मूले की और उसे एक्टिव और पावर फैक्टर से जोड़ें, तो P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पे अगर इसे शफल कर लें तो करंट की वैल्यू निकल के आ गई P बाई वी कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि अगर हम ऐसा कर लें, यानी कि अगर हम ये मान लें कि हमारा पावर फिक्स है, जितनी पावर तुम्हारे इस कंडक्टर को डिलीवर करनी है, और वोल्टेज फिक्स है, यानी कि जितनी वोल्टेज पे ये कंडक्टर ऑपरेट करने वाला है, तो ऐसे केस में आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉस थीटा के। देखो P और V को हमने कांस्टेंट ले लिया। P और V को अगर कांस्टेंट ले लोगे, यानी कि P और V इन दोनों कांस्टेंट कर दोगे, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कॉस थीटा के। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। यानी कि इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि भैया अगर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के, तो पावर फैक्टर अगर पुअर करोगे तो करंट बढ़ जाएगा फॉर सेम पावर एंड वोल्टेज। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। यानी कि क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर तुम्हारी कोई मशीन या सिस्टम का पावर फैक्टर बेकार है, तुम बेकार पावर फैक्टर के साथ अगर काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में तुम्हें ज़्यादा करंट तुम्हारे कंडक्टर में फ्लो होगा। इसका एक और मतलब भी ये भी कह सकते हैं कि सेम पावर डिलीवर करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये मेरे पास सोर्स है और ये लोड है, यहाँ से यहाँ अगर तुम्हें पावर डिलीवर करनी है P, लेकिन उसका पावर फैक्टर पुअर है, पुअर पावर फैक्टर है, यानी कि बेकार है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा करंट तुम्हें देना पड़ेगा सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? एट कांस्टेंट पावर कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो फॉर एग्जांपल अगेन इसको जरा ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने दे दिया, यूं ही दे दिया, लेकिन इसको ध्यान से समझना कि मान लेते हैं ये है और तुम 200 वोल्ट पे काम कर रहे हो और 1 किलोवाट तुम्हें पावर को ट्रांसफर करना है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 किलोवाट ट्रांसफर करना है 200। नौ अगर मान लेते हैं 0.9 पावर फैक्टर पे काम करोगे, तो थोड़ा सा करंट देना पड़ेगा इतनी पावर को ट्रांसफर करने के लिए। वहीं पे अगर तुम 0.7 पावर फैक्टर पे काम करोगे, तो बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा सेम 1 किलोवाट को ट्रांसफर करने के लिए 200 वोल्ट पे। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है कंडक्टर की, वो डिपेंड कर जाएगी, करती है उस पे, पावर फैक्टर पे। अगर पावर फैक्टर पुअर होगा तो जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसको वापस से बूस्ट अप करने के लिए एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा। सही है। इसको एक और लाइन, अगर मैं इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो किसी भी पावर को ट्रांसफर करने के लिए जितने करंट की जरूरत है, वो करंट डिसाइड करता है पावर फैक्टर। क्लियर हो गया? यानी कि अगर तुम्हें सर्टेन पावर ट्रांसफर करनी है और उसका पावर फैक्टर पुअर है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ज्यादा करंट देनी पड़ जाएगी। वहीं पे अगर तुम्हें सर्टेन पावर ट्रांसफर करनी है, उसका पावर फैक्टर अच्छा है, तो कम करंट में भी काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो यानी कि कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि भैया अगर हमें सर्टेन पावर P ट्रांसफर करनी है एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, तो जो करंट की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करेगा उसके पावर फैक्टर पे। ठीक है, यानी कि भैया यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है पावर सिस्टम के अंदर, पावर फैक्टर का, कि पावर फैक्टर ये डिसाइड करता है कि सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको कितना करंट जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्स टू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर एट सर्टेन वोल्टेज विल डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? सही। तो भैया देखो, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें, तो अमाउंट ऑफ करंट नीडेड टू डिलीवर P, यानी कि P को डिलीवर करने के लिए, सर्टेन पावर को डिलीवर करने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जितना करंट की जरूरत होगी, नीडेड, जितने करंट जरूरत पड़ेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर फैक्टर के। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर पावर फैक्टर को खराब करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे, तो करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो यानी कि अगर मान लेते हैं एक चिंटू है, एक मोन्टू है, एक चिंटू है, एक मोन्टू है, ठीक है,
इसके घर का पावर फैक्टर जो है वो 0.9 है, इसके घर का पावर फैक्टर, चिंटू घर का पावर फैक्टर 0.7 है। तो ऐसे केस में दोनों के दोनों 1 किलोवाट की मोटर चला रहे हैं, 1 किलोवाट की मोटर चला रहे हैं दोनों के दोनों। तो ऐसे केस में चिंटू के घर में ज़्यादा करंट आएगा, मोटे वायर की वायरिंग करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया इसका पावर फैक्टर पुअर है, 1 किलोवाट मोटर चलाने के लिए चिंटू ज़्यादा करंट मांगेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं मोन्टू की, उसका पावर फैक्टर अच्छा है, अच्छी कंपनी की उसने मोटर ली हुई है। तो ऐसे में सेम 1 किलोवाट मोटर चलाने के लिए मोन्टू के घर पे छोटा सा थोड़ा सा करंट आएगा, जो कि बहुत कम होगा कंपेयर टू द चिंटू। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल। आई होप अब पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो यानी कि यहाँ तक जो भी हमने सीखा, इसको मैं एक पिक्चर में कंक्लूड कर देता हूँ। हमने अब तक जो सीखा अभी तक, उसमें क्या सीखा कि पावर फैक्टर अगर पुअर करोगे तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो यानी कि कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं मुझे एक कंडक्टर की ज़रूरत है जो 10 किलोवाट पावर को ट्रांसफर करे 200 वोल्ट पे और 0.9 पावर फैक्टर, तो और ऐसे में करंट कितना निकल के आएगा, यानी कि 55.5 एम्पेयर। ये करंट कैसे निकाला? आप लोग इजीली निकाल सकते हो, P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, यहाँ पे I इक्वल टू पी डिवाइड बाई वी कॉस थीटा से ही करंट की वैल्यू निकल आई। यानी कि अगर मुझे एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जो 10 किलोवाट को पावर को ट्रांसफर करे, ठीक है, 200 वोल्ट पे करे, और 0.9 पावर फैक्टर हमारे लोड का पावर फैक्टर है, तो ऐसे केस में 55.5 एम्पेयर करंट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। नाउ इस करंट के लिए छोटा सा ये जो कंडक्टर देख रहे हो ये काम चला देगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे पतला सा तार हमारा काम कर देगा, ये मैंने बना दिया। वहीं पे अगर मान लेते मुझे ऐसा कंडक्टर चाहिए जो 10 किलोवाट डिलीवर करे और 200 वोल्ट पे करे, लेकिन उसका पावर फैक्टर कितना हो, 0.7 पावर फैक्टर हो। नाउ पावर फैक्टर पुअर कर दिया भाई, 0.7 कर दिया, पहले में 0.9 था। तो सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे सेम P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा से, अगर करंट की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी 71.4 एम्पेयर करंट। बात समझ में आ रही? कब लगभग 20 एम्पेयर करंट ज़्यादा मांग रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे केस में कंडक्टर का साइज होगा, अब की बड़ा कंडक्टर का साइज हमें जरूरत होगी, लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से ये आप विजुलाइज कर सकते हो कि जितना बेकार पावर फैक्टर उतना ज़्यादा करंट और उतना ज़्यादा कंडक्टर का साइज। तो अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करें तो भैया अगर आप पावर फैक्टर पुअर करोगे तो कंडक्टर का साइज बड़ा करना पड़ेगा, और रीजन क्या है? करंट का बढ़ना पावर फैक्टर के पुअर होने पे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कंक्लूजन नहीं है, आएगा। तो साइज ऑफ मशीन, यानी कि साइज ऑफ मशीन पे क्या फर्क पड़ता है? तो मार्केट लेने जाओगे अलग अलग साइज की मशीनें मिल जाएंगी। नाउ मशीन का साइज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनमें से एक चीज़ जो है वो पावर फैक्टर भी होगा। यानी कि साइज ऑफ मोटर, अगर हम जनरली बात करें कि मोटर का साइज किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो उनमें से एक बड़ा फैक्टर होता है केवीए रेटिंग। ठीक है, यानी कि मशीन का साइज जो है वो केवीए रेटिंग पे उनके डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा केवीए रेटिंग होगी उतना ज़्यादा मशीन का साइज होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे ना? अगर केवीए रेटिंग की बात करें तो केवीए इक्वल टू पी वाई कॉस थीटा, सिंपल सी बात है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको हम यहाँ देखो, हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। नाउ दिस वी आई इज एस, और एस को हम लिख सकते हैं केवीए। क्लियर हो गया? तो मैं कह सकता हूँ P इक्वल टू केवीए कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ यहाँ पे जो केवीए से यहीं रहने दो, कॉस थीटा को नीचे भेज दो, तो केवीए इक्वल टू पी वाई कॉस थीटा। तो आइयो समझ में आ गया ये कहाँ से आया। तो अगर हमने अभी तक क्या देखा भाई, मोटर का जो साइज है जो मार्केट में अवेलेबल है वो डिपेंड करता है उसके केवीए रेटिंग पे। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ केवीए रेटिंग है वो डिपेंड करती है पी बाई कॉस थीटा पे, यानी कितनी पावर आपको डिलीवर करनी है या मोटर कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगी, डिवाइड बाई उसका पावर फैक्टर कितना है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पे? तो यानी कि अगर हम बात करते हैं पावर को कांस्टेंट ले लें, यानी कि अगर हम मान के चलें कि 1 किलोवाट की ही मोटर हमें लेनी है, तो 1 किलोवाट की मोटर के केवीए क्या होगा, केवीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉस थीटा पे। क्लियर हो गया? यानी कि भैया अगर आप 1 केवीए की मोटर लेने जा रहे हो मार्केट में, तो वो अलग अलग पावर फैक्टर में मिलेगी। अगर कोई ऐसी मोटर है जिसका पावर फैक्टर पुअर है तो उसकी केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर पावर फैक्टर पुअर होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले रखा है लिंक, समझो ध्यान से, पावर फैक्टर पुअर है। पावर फैक्टर पुअर का मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा, पावर फैक्टर पुअर ले लिया। पावर फैक्टर पुअर का मतलब आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो मतलब केवीए रेटिंग जो होगी वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि केवीए में वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो एम्पेयर क्या है, करंट है, तो ये बढ़ जाएगा। अब एम्पेयर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है साइज क्या होगा भाई, वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साइज जो होता है वो डिपेंड करता है केवी रेटिंग, मतलब कितना मोटा कंडक्टर यूज कर रहे हो वायरिंग करते समय, और उसके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली एक मोटे मोटे तौर पे कहा जाता है कि मोटर की साइज जो है वो केवी रेटिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? पावर फैक्टर पुअर करा, करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ने पे केवी रेटिंग बढ़ गई, और केवी रेटिंग बढ़ने से क्या हुआ, साइज बढ़ गया, यानी कि लार्ज साइज की मोटर लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? नाउ कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि इससे हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मोटर है मार्केट में मिल रही हैं। एक मोटर है मोटर 1 जो कि 10 किलोवाट डिलीवर कर रही है 200 वोल्ट पे 0.9 पावर फैक्टर पे, सैमसंग की मोटर है। क्लियर हो गया? दूसरी मोटर है एलजी की। ठीक है, अब ये मोटर क्या है, M2,
ये क्या है 10 किलोवाट डिलीवर ये भी कर रही है, 200 वोल्ट पे कर रही है 0.7 पावर फैक्टर पे। नाउ अब तुम मार्केट में खरीदने जाओगे, ये मोटर थोड़ी सी सस्ती मिल रही होगी, तो इसके बहकावे मत आ जाना। ये जो मोटर महंगी है ना, इसीलिए महंगी है क्योंकि ये 0.9 पावर फैक्टर को डिलीवर कर रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब देखो अंतर क्या आएगा, अगर तुम सेम किलोवाट की मोटर लेने जाओगे मार्केट में, तो तुम देखो यहाँ पे एस की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो एस इक्वल टू इसकी, यानी कि मोटर 1 का एस कितना निकल के आया 11.1 kVA, वहीं पे मोटर 2 का एस कितना निकल के आया 14.3 kVA। तो देखो समझ में आ रहा है अंतर, यानी कि जो तुम मोटर 1 यानी कि जो थोड़ी सी महंगी मिल रही है उसका kVA भी कम निकल के आ रहा है, वहीं पे जो मोटर तुम्हारी सस्ती है यानी जिसका पुअर पावर फैक्टर है उसका kVA भी आपका ज्यादा निकल के आ रहा है। ना kVA ज्यादा है तो लार्ज साइज, तो अगर लार्ज साइज मोटर लोगे तो भैया ये बड़ी वाली मोटर तुम्हें लेनी पड़ेगी, वहीं पे ये छोटी मोटर से भी काम चल सकता है अगर पावर फैक्टर अच्छा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर हम पूरी चीज को कंक्लूड करें, अगर हम बात करते हैं कि पावर फैक्टर की और साइज ऑफ मोटर की, तो अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो छोटी मोटर भी तुम्हारा काम कर देगी जितनी पावर की तुम्हें जरूरत है। वहीं पे अगर पुअर पावर फैक्टर है तो एक बड़े साइज की मोटर तुम्हें लेनी पड़ेगी सेम काम कराने के लिए। और हम सब लोग भाई छोटे से घर में रहते हैं तो कॉम्पैक्टनेस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी जगह में हो जाएं। तो अगेन तो साइज एक इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो इसीलिए क्या होगा, जो लार्ज साइज की मोटर होंगी उनका पावर फैक्टर पुअर है, अगर अच्छी पावर फैक्टर की मोटर लोगे तो स्मॉल साइज में भी सेम एक्टिव पावर वो डिलीवर कर देंगी। और अल्टीमेटली हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी तो हमारे लिए एक्टिव पावर ही है ना। तो एक्टिव पावर देखो दोनों मोटर में बराबर मिल रही है, पर पहली मोटर छोटी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, कम पावर फैक्टर, अच्छे पावर फैक्टर की, तो इसीलिए आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल साइज की मोटर यानी कि 0.9 पावर फैक्टर वाली। कंक्लूजन समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, कुछ नया सीखा तो भी बता सकते हैं, लेक्चर मजा आ रहा है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन का क्या रिलेशन है। एक कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि सर कैसे आपने कह दिया कि रिएक्टिव पावर जो है वो वोल्टेज को असर करती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो देखो जितना भी तुमने पावर फैक्टर अभी तक सीखा है, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो अल्टीमेटली जो एक चीज़ जो वो बताता है वो ये बताता है कि रिएक्टिव पावर कितनी है सिस्टम के अंदर। पावर फैक्टर कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर को डिनोट सिग्निफाई करता है, चाहे इनडायरेक्टली कह लो, क्योंकि डायरेक्टली तो ही सिग्निफाई करता है एक्टिव पावर को। तो भाई अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो हमने पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या सीखी थी, हमने ये सीखा था कि पावर फैक्टर जो होता है वो इक्वल टू एक्टिव पावर कितनी है डिवाइड बाई टोटल पावर जो डिमांड करी जा रही है। तो ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कहें तो पावर फैक्टर इनडायरेक्टली तो रिएक्टिव पावर को भी बताता है, क्योंकि भाई जितनी पी होगी बचा हुआ जो पावर होगी वो क्या होगी, रिएक्टिव पावर होगी। समझ में आ रही बात ये? तो इनडायरेक्टली रिएक्टिव पावर को सिग्निफाई करता है कि सिस्टम के अंदर कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो हो रही है। नाउ अगर हम रिएक्टिव पावर को बढ़ा दें, सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर को बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिएक्टिव पावर का सिस्टम बढ़ा रहे हो, एपरेंट फिक्स रखी हुई है, तो एक्टिव पावर कम हो जाएगी, एक्टिव कम होगी तो पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम इनडायरेक्टली टर्म्स की बात करें, यानी पावर फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव पावर। समझ में आ रहा है? तो अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर बढ़ रही है तो पावर फैक्टर पुअर होना लाजमी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो पहले तो आप ये अपने दिमाग में पिक्चर को बैठा लो। नाउ आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं जनरेटर की। ना ये जो वोल्टेज रेगुलेशन कॉन्सेप्ट है इसको मैं 3 तरीके से समझाऊंगा, मतलब 3 अलग अलग जगहों पे जनरेटर को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग समझेंगे मोटर के अंदर, जनरेटर मोटर लगभग एक ही चीज़ है, देन ट्रांसफार्मर पे क्या असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। और तीसरा है पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम की बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं, वहीं से हम इसको हल्का सा लिंक करेंगे। तो बेसिकली 3 सिस्टम जो अफेक्ट होंगे, जिनका वोल्टेज रेगुलेशन अफेक्ट होगा पावर फैक्टर से, उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले जनरेटर की बात कर लें, तो जनरेटर में अगर हम लोग रिएक्टिव पावर को बढ़ा दें, अब रिएक्टिव पावर तो दोनों तरीके की हो सकती है, लीडिंग भी हो सकती है और लैगिंग भी हो सकती है। तो ये समझ में आ रहा है? तो चाहे हम लीडिंग बढ़ाएं चाहे लैगिंग बढ़ाएं, दोनों ही केसेस में अगर हम रिएक्टिव पावर बढ़ाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं लैगिंग बढ़ाने की, यानी कि लैगिंग मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाने की, यानी कि इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो ऐसे केस में अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर बढ़ा दोगे तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वोल्टेज जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलने लगेगा टर्मिनल पे। वहीं पे अगर हम लीडिंग रिएक्टिव पावर बढ़ा दें, लीडिंग वीएआर बढ़ा दें, यानी कैपेसिटिव इफेक्ट अगर डोमिनेट कर दें, तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से क्या होगा, जितना वोल्टेज टर्मिनल पे मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिलने लगेगा। दोनों ही केसेस जो होते हैं वो उसमें क्या होगा कि जो नो लोड और फुल लोड का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नो लोड और फुल लोड का डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसके लिए मैंने मतलब ऑब्वियसली पहले पुराने लेक्चर्स में एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं।
सिंक्रोनस मशीन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट जाके देख सकते हो। सिंक्रोनस मशीन की जो सीरीज है वहाँ पे मैंने आपको ये वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब बड़े डिटेल में यार बताए हुए हैं। एक बार जाके देखो, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सब मैंने सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर ये कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो अगर डाउट है तो वहाँ पे जाके सीख सकते हो कि किस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन होता है और किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन अफेक्ट होता है सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी यहीं पे फोकस करते हैं। तो यानी कि अगर हमने कैसे भी करके रिएक्टिव पावर बढ़ाई सिस्टम के अंदर, अल्टरनेटर के टर्म्स में अगर बात करें, तो अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर बढ़ाओगे तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, लीडिंग बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में क्या होगा, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, राइज अप कर जाएगा, शूट कर जाएगा। और जैसे ही शूट करेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होने का मतलब जो तुम्हें वोल्टेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा या उससे कम मिलेगा। क्लियर हो रहा है? और ये दोनों ही खराब बातें हैं, समझ में आ रहा है? तो पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर वो इनडायरेक्टली कह सकते हैं रिएक्टिव पावर को डिनोट करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो पावर फैक्टर अगर आपका पुअर होगा तो उसका सीधा सीधा असर जो होगा वो वोल्टेज रेगुलेशन पड़ेगा। यानी कि अगर तुम कोई ऐसा लोड लगा रहे हो अल्टरनेटर पे अगर कोई ऐसा लोड लगा रहे हो जिसका पावर फैक्टर बेकार है, तो यहाँ पे जो तुम्हें इस पे जो वोल्टेज मिल रहा था, यानी कि जो हम टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे थे 220 वोल्ट अगर हम बात करें, तो 220 की जगह या तो अगर तुम्हारा पावर फैक्टर पुअर तो है पर लीडिंग होगा तो यहाँ पे 240 मिल जाएगा, और लैगिंग होगा तो 200 वोल्ट ही मिलेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन का एक फिनोमेना हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक ना, अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की अच्छा अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बताता क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो वो सिंपली सी एक चीज़ बताता है कि कितना चेंज आया जब हमने ट्रांसफार्मर कोई टर्म्स में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर पे पूरा लोड लगाया था, यानी कि फुल लोड लगाया और नो लोड लगाया, तो फुल लोड और नो लोड के टर्म्स में वोल्टेज कितना चेंज हुआ। क्लियर हो गया? यानी कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है और उस पे कॉलोनी की सारी लाइटें अगर बंद कर दें तब वो कितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा है, और जब हम कॉलोनी की सारी लाइटें खोल दें तब वो ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली दोनों वोल्टेज सेम रहने चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है, मैंने पुराने लेक्चर्स आपको जो भी, अगर आपने मेरी सारे लेक्चर सुने हैं तो मैंने आपको हर बार बताया कि हम एक अल्टीमेटली एक आइडियल पावर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिक्रिएट कर सकें। ठीक है, अब आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि इस पे कितना भी लोड डालो, लोड कितना भी चेंज हो जाए पर वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज फिक्स रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने की जो हमारी कोशिशें हैं वो यहीं पे दिखती हैं, तो वो डायरेक्टली लिंकअप कर सकते हैं हम उसे वोल्टेज रेगुलेशन से। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपका जीरो है तो ये दिखाता है कि आपका जो सिस्टम है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये सारी चीजें यार देखो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको मैंने 1 घंटे के लेक्चर में कवर किया हुआ है, एक क्या 3-4 पार्ट में कवर किया हुआ। तो आप वोल्टेज रेगुलेशन पे रिलेटेड जितने भी लेक्चर मेरे पास पढ़े हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन टेक इनसाइट करके सर्च करोगे, सारे के सारे टॉपिक निकल के आ जाएंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत बार डिस्कस करा है, यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात कर लें तो भैया वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि नो लोड माइनस फुल लोड पे। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो ये भी हमने डिस्कस करा था। फॉर्मूला जो होता है ट्रांसफार्मर के केस में वो वी आर कॉस थीटा प्लस माइनस वी एक्स साइन थीटा। यहाँ पे भैया प्लस का मतलब होगा इंडक्टिव लोड, प्लस तब लगाएंगे जब इंडक्टिव लोड होगा यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और माइनस साइन तब लगाएंगे जब कैपेसिटिव लोड होगा यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर के साथ। याद है टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर मैंने बताए थे? तो पॉजिटिव साइन यूज करोगे जब लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के साथ डील कर रहे हो, और माइनस साइन यूज करोगे जब लीडिंग पावर फैक्टर के साथ, लीडिंग पावर फैक्टर के साथ हम लोग डील कर रहे होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो अब जनरली जो हमारे घरों में लोड होते हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर के लोड होते हैं, क्योंकि भैया सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक वाइंडिंग देखने को मिलती है, तो हमें कॉइलिंग देखने को मिलती है, चाहे वो पंखा हो चाहे वो मोटर हो, सब जगह आपको कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो जनरली जो लोड होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड होता है। तो मैं भी आपको यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर के लोड में ही समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो अगर लैगिंग पावर फैक्टर लोड है मेरा तो भैया यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, तो फॉर्मूला बदल के क्या हो गया, वी ड्रॉप इक्वल टू वी आर कॉस थीटा प्लस वी एक्स साइन थीटा। ना यहाँ पे वी ड्रॉप क्या है भैया, ये नया टर्म आपने क्यों लिख दिया? वी ड्रॉप कुछ अलग चीज नहीं है, इसी को मैंने वी ड्रॉप लिख दिया। दिस इज इक्वल टू वी ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज में कितना ड्रॉप आया जब तुमने कोई लोड नहीं लगाया था और जब तुमने फुल लोड लगा दिया। समझ में आ रहा है? वी नो लोड माने जबकि कोई लोड नहीं था, यानी कि नो लोड, कोई लोड नहीं लगाया था। वी फुल लोड माने कि मैक्सिमम या कि उसका जो फुल लोड होता है जब हमने वो लगा दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ रहा होगा? तो दिस इज वी ड्रॉप।
ओके ना, यहाँ से हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं वी ड्रॉप लगाने के बाद कि ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर पावर फैक्टर पुअर करोगे, ठीक है, समझो इसको, पावर फैक्टर और वोल्टेज ड्रॉप का क्या रिलेशन है। अगर पावर फैक्टर पुअर करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा बढ़ जाएगा। पावर ट्रायंगल से देख सकते हो, दिस इज योर थीटा, और थीटा जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन में होता है कॉस थीटा के। तो भाई अगर पावर फैक्टर पुअर करोगे, यानी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे लगा के देख लो, थीटा को बढ़ा के रख दो, तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, बहुत तेजी से राइज अप कर जाएगा, शूट अप कर जाएगा। और दोनों क्योंकि प्लस में है तो भाई अल्टीमेटली एडअप तो होंगे ही, तो ये दोनों एडअप होंगे और ये दोनों एडअप होंगे, तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का जो डिफरेंस है, वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है, यानी कि वी एन एल माइनस वी एफ एल, ये क्या होगी, राइज अप कर जाएगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी ड्रॉप बढ़ जाएगा। वी ड्रॉप बढ़ने से क्या होगा कि जितना वोल्टेज 220 के तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे घरों वोल्टेज कितना आएगा, 200 वोल्ट आ रहा होगा, 190 वोल्ट जा रहा होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये हमें जनरली देखने को भी मिल जाती है जब लैगिंग लोड काफ़ी ज़्यादा लगा होता है कॉलोनीज में, तो देखा होगा वोल्टेज एकदम से कम आने लगते हैं, ठीक है, जितने आने चाहिए 220 नहीं होंगे, उसके लिए हम फिर स्टेबलाइजर लगाते हैं अपने घरों में। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्यों रहा है ये, हमें स्टेबलाइजर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस वो जितने केवीए रेटिंग के लिए, जितने रिएक्टिव पावर रेटिंग के लिए बनाया गया था, उतने उससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर हम मांग रहे हैं, तो अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा, वोल्टेज सफ़र कर जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको उसका भी आंसर मिल गया होगा, जो क्वेश्चन एक कमेंट में मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि कैसे रिएक्टिव पावर वोल्टेज को अफेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली जो रिएक्टिव पावर होती है उसकी वजह से पावर फैक्टर अफेक्ट होता है, और पावर फैक्टर अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन अफेक्ट होता है, और वोल्टेज रेगुलेशन अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो नो लोड माइनस फुल लोड, यानी कि जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलना चाहिए था वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे सेम नहीं रहता जो होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलर केस होता है ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि अभी उसको डिस्कस नहीं करा है मैंने। ट्रांसमिशन लाइन में भी वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पे भी जो ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम थोड़ा सा इसको पिक्चर क्लियर कर दें, तो ट्रांसमिशन लाइन में भी सेम होता है कि भाई यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे थे पावर, तो यहाँ से हमने भेजा वी सप्लाई और यहाँ पे मिल रहा था वी रिसीविंग, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वी सप्लाई माइनस वी रिसीविंग, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कुछ कुछ यही होता है, ठीक है, लगभग। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब पढ़ाऊंगा ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत फुर्सत के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो। तो ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है, यानी अगर पावर फैक्टर पुअर कर दोगे तो ऐसे केस में रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कंपेयर टू द सप्लाई एंड वोल्टेज, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सेम केस ट्रांसमिशन लाइन में भी होता है। रीजन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का इफेक्ट। तो वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी अगर पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, ठीक है, इंप्रूव करोगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, और पावर फैक्टर को अगर रिड्यूस करोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज, अच्छा एक बात और याद रखना भैया, ये मैं वाइवा में बहुत बार पूछता हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा कौन सा है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा यानी गुड वोल्टेज रेगुलेशन होगा जब ये जीरो के करीब हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा 1% के करीब जा रहा है, 2% का, तो ये पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है। तो वोल्टेज रेगुलेशन, मैंने अभी क्या लिखा, वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। पावर फैक्टर बढ़ाओगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ेगा, यानी कि इंप्रूव होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज रेगुलेशन 1 2 3 4 की तरफ जाने लगेगा, दिस इज पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होने का मतलब है कि हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। समझ में आ रही बात ये, वो तो अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कौन सा होगा, जीरो इज अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन, और वी कैन से दैट आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आ रही। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब हुआ वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होने का मतलब हुआ कि हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे, ना कि 1 2 3 4। यानी कि इंप्रूव का मतलब वो नहीं है कि 1 2 3 4, इंप्रूव का मतलब है हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, आइडियल केस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉसेज इन ट्रांसमिशन लाइन एंड पावर फैक्टर। भाई इनका क्या संबंध है आपस में, यानी कि अगर पावर फैक्टर कुछ भी हो, क्या उससे ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेज पे भी असर पड़ता है। तो जी हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क करके रख लेना। अगर पावर फैक्टर को तुम पुअर करोगे, ध्यान से समझना, पावर फैक्टर को अगर तुम पुअर करोगे, यानी कि 0.9 की जगह तुम 0.7 लगा दे रहे हो, तो अगर पावर फैक्टर आपका पुअर हो गया तो इससे क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ये तो हमने सीख लिया था, इसमें कुछ नया नहीं, पीछे सीखा था, फॉर कांस्टेंट पावर एंड वोल्टेज। क्लियर हो गया। नाउ अगर करंट बढ़ेगा तो भैया जो ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉसेज होते हैं ट्रांसमिशन में, वो ऑब्वियस सी बात है आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी आपको पता होगा, कभी भी हम लॉसेज की बात करते हैं तो जनरली आई स्क्वायर आर लॉसेज की बात करते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉसेज हैं वो करंट पे डिपेंड कर रहे हैं सीधे सीधे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन अब क्या है, करंट और पावर फैक्टर क्या रिलेशन है,
यानी कि अगर पावर फैक्टर को पुअर करोगे तो करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। अगर इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो मान के चलते हैं मेरे पास एक सिस्टम है जो एक्टिव पावर P मांग रहा है और रिएक्टिव पावर Q मांग रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिव पावर के लिए एक करंट फ्लो करेगा IP, यानी कि यूजफुल करंट। अभी पीछे पुराने लेक्चर में देखा था ना आपने, तो यूजफुल करंट ये क्या होगा, ये वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा, ठीक है। अब यही सिस्टम, यही लोड जो है वो एक रिएक्टिव पावर ही मांग रहा है। इस रिएक्टिव पावर के लिए क्या होगा, एक यूजलेस करंट फ्लो करेगा, यूजलेस करंट IQ। ये यूजलेस करंट की खास बात क्या होगी, ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा वोल्टेज के साथ। समझ में आ रहा है। तो इस वायर को अगर ध्यान से देखो, इस वायर के अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं। एक करंट फ्लो कर रहा है जो सेम फेज में यानी कि एक्टिव पावर के लिए, और एक करंट फ्लो कर रहा है यूजलेस करंट यानी कि रिएक्टिव पावर के लिए 90 डिग्री आउट ऑफ फेज वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो अब ये दोनों करंट जब वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो वायर को तो पता ही नहीं है भाई, वायर की अगर वायर से पूछोगे उसके पास तो दिमाग है नहीं, वो तो ये कहेगा कि करंट फ्लो कर रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। तो भाई जो एक्टिव पावर के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से लॉसेज होंगे IP का होल स्क्वायर आर वायर, और जो रिएक्टिव पावर की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से होंगे IQ का होल स्क्वायर आर वायर। समझ में आ रहा है। तो जो रिएक्टिव पावर के लिए करंट फ्लो कर रहा है यूजलेस, और जो यूजफुल करंट है, दोनों ही करंट तो दोनों ही है। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी वायर के अंदर एक्टिव पावर भी है रिएक्टिव पावर भी है, तो भैया हमें तो करंट तो दोनों के लिए जरूरत पड़ेगा ना। भले ही रिएक्टिव पावर वापस आ जाएगी पर भेजनी तो पड़ेगी ना, तो भेजते समय करंट तो फ्लो करेगा ना वायर के अंदर, और जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लॉसेज होंगे ही। तो इसीलिए क्या होता है, अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर एक्टिव रिएक्टिव दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है वायर के अंदर तो लॉसेज हो ही रहे होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेज तो हो ही रहे होंगे, रास्ते में आई स्क्वायर आर लॉसेज तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि एक्टिव हो या रिएक्टिव पावर हो दोनों ही पावर क्या करेंगे, दोनों को ही करंट चाहिए। और वायर को इतना पता है कि अगर मेरे अंदर से करंट जाएगा तो मैं लॉसेज करवाऊंगा, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है R वो तो लॉसेज अपने उतने ही करवाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। अगर मान लेते हैं ऐसा सिस्टम ले जिसके अंदर रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई ना, Q का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर का पुअर होना। अब तक हमने सीख लिया है। तो पावर फैक्टर अगर पुअर हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है Q बढ़ रहा है ना। रिएक्टिव पावर अगर बढ़ रही है सिस्टम के अंदर तो रिएक्टिव पावर जो तुम इंक्रीज कर रहे हो सेम पावर फैक्टर पे, ठीक है, सेम एक्टिव पावर पे अगर रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे में क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। करंट अगर इंक्रीज हो गया IQ वाला, तो IQ वाला अगर करंट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस ही बात है IQ का होल स्क्वायर आर वायर भी तो इंक्रीज हो जाएगा भैया। तो यही जो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर जो तुमने मांगी है उस एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर के लिए एक्स्ट्रा करंट आएगा। भले ही वो करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा वोल्टेज से, पर एक्स्ट्रा करंट तो फ्लो होगा ना, और ये जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा इसकी वजह से लॉसेस हमारे सिस्टम में बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है। तो जो रिएक्टिव पावर है वो भी आपकी आई स्क्वायर आर लॉसेस को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो यानी कि जैसे एक्टिव पावर लॉसेस बढ़ाती है वैसी रिएक्टिव पावर भी वायर के अंदर आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ा सकती है। भले ही वो पावर यूज नहीं हो रही, वो वापस चली जा रही है, लेकिन आई स्क्वायर आर लॉसेस तो आपके लगातार सिस्टम से डेप्रिशिएट हो ही रहे होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो अगर हमारा पावर फैक्टर पुअर है तो करंट बढ़ जाएगा ना, और करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ने तय हैं। अब ये करंट जो इंक्रीज हो रहा है ये चाहे एक्टिव पावर की वजह से इंक्रीज हो रहा हो, डिमांड एक्टिव पावर की बढ़ गई, 1 किलोवाट मोटर की जगह हम 2 किलोवाट मोटर यूज करने लगे, या फिर हम ये पावर, ये जो लॉसेस बढ़ा रहे हैं, ये करंट का जो इंक्रीमेंट है ये ड्यू टू रिएक्टिव पावर डिमांड की वजह से बढ़ रहा हो। यानी कि हम पहले ले रहे थे 10 kVAR, अब ले रहे हैं 15 kVAR, तो kVAR बढ़ गया, रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ गई, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए हमें करंट तो चाहिए होगा, भले ही वो करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो वोल्टेज से, पर करंट तो चाहिए होगा ना। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट है ये आई स्क्वायर आर लॉसेस को बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि IP स्क्वायर आर वायर, बड़े ध्यान से देखना अगर इस स्लाइड को, यहाँ पे जो IP स्क्वायर आर है ये तो देखो मैंने सेम रखा हुआ है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सेम एक्टिव पावर मांग रहे हो, पर जो रिएक्टिव पावर तुम मांग रहे हो उसकी वजह से यूजलेस करंट है देखो वो यहाँ बढ़ गया, यहाँ एक पिंक लाइन थी या 2 पिंक लाइन हो गई, तो बड़ा क्या IQ स्क्वायर आर वायर ये इंक्रीज हो गया। यानी कि वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में यूज हो रहा था, यानी कि जो यूजलेस करंट था वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से वायर के अंदर लॉसेस बढ़ गए। इसीलिए क्या होता है, अगर आपका सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा, और वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सिस्टम क्या होगा आपका हीटअप हो जाएगा, आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सिंपल सी बात करें, पावर फैक्टर अगर पुअर करोगे, करंट बढ़ाओगे कंडक्टर में और कंडक्टर का साइज चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये और पहला टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ाया था वो दोनों देखो कनेक्ट हो गए, यानी कि समझ में आ गया होगा। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पुअर पावर फैक्टर मतलब लार्ज साइज कंडक्टर, क्योंकि करंट ज्यादा थी। अब अगर हम मान के चलते नहीं, हम तो जिद पकड़े हुए हैं भैया हम उतने ही साइज का कंडक्टर यूज करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आई स्क्वायर लॉसेस बढ़ जाएंगे।
ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिटेल टॉपिक है कि पावर फैक्टर और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मान लेते हैं मैं घर में सस्ता एसी खरीद लाऊं जिसका पावर फैक्टर बहुत पुअर है, और एक मेरा पड़ोसी ने अच्छा वाला एसी लगा रखा है जिसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, तो हमारे बिलों में क्या अंतर आएगा। दोनों सेम 1 टन के एसी हैं, 1.5 टन ले लेते हैं, चलो 1.5 टन का मेरा भी एसी है, पड़ोसी का भी 1.5 टन का एसी है, तो भैया दोनों के एसी सेम है, और दोनों में क्या है कि बात ये हो रही दोनों का पावर फैक्टर में बस चेंज है, तो उससे बिल पे क्या असर पड़ेगा। यानी कि आपका बिल और आपका पावर फैक्टर ये कैसे लिंकअप है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि आज खाने के लिए बहुत कुछ है, पहले उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा कुछ नया खाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इफेक्ट कैलकुलेट करके बताया कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यानी कि कैसे पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और इफेक्ट क्या होगा पावर फैक्टर का हमारे कंडक्टर के साइज पे, रेटिंग मशीन पे, मशीन की जो रेटिंग होती है या उसका साइज होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, प्लस लॉसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा। कोई चीज़ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और जो भी लगता है आपको ज़रूरतमंद है उन्हें शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।